कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास निरुपमा। अध्याय 2। निरु को कष्ट होने लगा। वह विवाह मन अनुकूल नहीं, फिर भी वह कह नहीं सकती। कुमार वाला प्रसंग जिसका सत्य की प्रीति से आगमन हुआ था, वह किसी तरह नहीं कह सकती। समझ रही है खुलकर अपने गौरव, प्रतिष्ठा और मर्यादा से छाह में आने वाले भरे घड़े की तरह सूर्य के बिंब से रहित हो जाएगी। रुख न मिलाती है, संयत होकर बोली, वही हम लोगों की कोई अपनी मर्जी नहीं होती, पर प्राणों की होती है। कमल का मजाक वाला भाव बदल गया। निरुपमा कुछ विचलित हुई पर संभल गई। कमल कहती गई, तुम्हारी संस्कृति की छाप तुम पर गहरी होती जा रही है, और इसलिए अपने यहाँ की पर्दा प्रथा वाली देवियों को, जैसे तुम इस प्रसंग को पर्दे में रखना चाहते हो, पर यह अगर प्राणों पर पड़ता हुआ पर्दा है तो निश्चय यह सदा के लिए पड़ा ही रह जाएगा। हाँ, यह तो, निरुपमा लजाकर बोली, यानी और क्या? तुम ठीक कहती हो, बदल गई निरु। कमल स्नेह के आवेश में आ गई। मैंने बाबा से बहुत तरह की बातें तुम्हारे और तुम्हारे मामा के संबंध में सुनी है, पर तुमसे नहीं कहीं। निरुपमा जीती हृदय को दबाकर संभली हुई सखी के हृदय को खोल दिया। स्नेह से हाथ पकड़कर कहा, तो तुमने मुझसे छिपाया यह स्नेह व्यवहार न था? ओ न हो, पर आज इसीलिए मैं तुमसे मिलने आई थी। जामिनी बाबू से तुम्हारा विवाह हो रहा है, यह लखनऊ भर के बंगाली जानते हैं। मैंने एक चिट्ठी उनकी तुम्हारे तकिए के नीचे देखी है, पढ़ी भी है। इसलिए जानना चाहती थी कि यह विवाह तुम कर रही हो या तुम्हारे मामा कर रहे हैं। इसीलिए मैं नहीं कह पा रही थी। भगवान ने पुनरुक्ति से बचा लिया। तेरे कहने से पहले सब कुछ तो मालूम ही कर चुकी हो। मेरा जो कहना है वह मैं कह चुकी हूँ। और तुम जानती हो, क्लास की लड़कियों के नाटक में प्रेम की बातें सुनकर मैं हंसती थी। फड़कन फिर साहब को क्या सूझा, बैठे बिठाए मेरा पढ़ना बंद करा दिया। कमल खुलकर हंसी। उसे तो तुम अपना मनोभाव लिखकर भले आदमी की तरह उत्तर दे सकती थी। मामा को पत्र दिखाने की क्या बात थी? तब क्या बताऊं, मेरी गलती। उत्तर न भी देती। निरुपमा शून्य दृष्टि से कुछ देर तक रेजिडेंसी की ओर देखती रही, फिर कहा, अच्छा, कौन सी बातें तुमने अपने बाबा से सुनी है? तुम्हारे मामा पर बाबा विश्वास नहीं करते। उनका ख्याल है तुम्हारी जमींदारी पर तुम्हारे मामा की मामूली निगाह नहीं। पर मामा मेरी जमींदारी ले तो सकते नहीं, जमींदारी की आमदनी तो ले सकते हैं। क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारी जमींदारी की कितनी आय है और तुम्हारे बाबा के देहांत के बाद अब तक कितना रुपया तुम्हारे नाम जमा हुआ? निकासी वगैरह तो मालूम है, क्योंकि बाबा के वक्त इसकी काफी बातचीत सुन चुकी हूँ। मामा काम संभाले हुए हैं, कुछ कहने सुनने की उन्होंने कोई जरूरत नहीं समझी होगी। सीधे कहकर निरुपमा विचार में पड़ गई, जैसे यह एक बात ध्यान देने की हो। अंधेरा अच्छी तरह नहीं हुआ। दोनों गोमती के किनारे किनारे 76 मंजिल की सड़क की तरफ से लौटी। एक खाली तांगा आता हुआ देख पड़ा। निरुपमा ने हाथ उठाया। तांगा खड़ा हो गया। थक गई हूँ, कमल से बोली, जल्द लौट चलें, अभी तुम्हारा गाना सुनना है, फिर जल्द जल्द भेजवा देना है। जल्द जल्द भेजवा देना है क्यों? बैठती हुई कमल ने पूछा, क्या यामिनी बाबू आने वाले हैं? बंगला में बोली, तांगे वाले के न समझने के निश्चय से। यामिनी बाबू से मैं घर में नहीं, सिकंदर बाग में मिलती हूँ। कमल जोर से हंसी। उसके गुप्तदान का फल मिला है? पूछा, तो तुम खुश हो? मुझे खुश करने के लिए है, यह तो मानती हो। नहीं, संभल कर खेलना है। दादा मैच मेकर है। कमल संध्या के पश्चिमाकाश की तरह रंग गई। पूछा, कैसे? मुझे बाग तक साथ ले जाकर छोड़ देते हैं, फिर यामिनी बाबू प्रेम की कविता सुनाते हैं। क्या कहते हैं? भाई, यह सब मुझसे न बनेगा। एक प्रेम का नाटक पढ़ो ना पढ़ तो 50 चुकी होगी, पाठ भी कर चुकी हो। तुम्हें लगता कैसा है? जैसे वहाँ की तरह तरह की चिड़ियों की बोलियां सुनी। एक स्वर यामिनी बाबू का भी सुना। तो इन्हीं से विवाह का निश्चय है। संदेह तो कहीं भी नहीं देखती, अपने मन में वहाँ भी नहीं। निरु ने कमल को स्नेह पूर्वक विदा किया। कमल से वह कुछ खुल गई, इसके लिए मन में कुछ लज्जित हुई, पर कमल उसकी हिताकांक्षणी है सोचकर आश्वस्त हुई। ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना ठीक नहीं। आखिर यह गीत हर बंगाली के गले पर है। कैसी पर्दगी है, और वह पर्दा करती है। उसके समाज में वर पक्ष अच्छी तरह कन्या को देख सकता है, पर कन्या के लिए वह आजादी नहीं। विवाह जैसे केवल वर का हो रहा है, वह ही हर तरह वरेण्य है। यामिनी बाबू उसके मनोनीत नहीं है जिससे विवाह करना है, पर उसे मनोनीत कर विवाह करना है। वह यंत्र की तरह है, स्वेच्छानुसार छेड़कर राग मिलाए। यह संस्कृति उपाय के लिए सोचा, पर चारों ओर मामा नजर आए। मामा के लिए जैसा कहा जाता है, कमल जैसा कह गई है। मुमकिन है सच हो। उसे हृदय में अस्वस्थी मिलती थी, यह वह मालूम कर चुकी है। ये भी देख चुकी है कि वैश्विक बातचीत उसकी जमींदारी के संबंध की अगर कुछ होती रहती थी और उस समय वहां वह जाती थी
तो बंद हो जाती थी। उसे यह भी नहीं मालूम कि अब तक कितना रुपया जमा हुआ। उसे रुपये की भूख नहीं, जमींदारी थी, वह भी पिता की स्मृति के रूप में। चमेली होती तो वह न चाहती, और सत्य के मार्ग पर वह मामा और सुरेश दादा को सभी कुछ दे सकती है। पर इस तरह की कलुषित भावना लोगों में क्यों फैली है? अब वह स्वार्थ और परार्थ को अच्छी तरह समझने लगी है। उसकी जमींदारी में उसी की, जबकि वह है उसी की जहाँ रियाया है। स्वार्थ का बर्ताव प्रबल है या परार्थ का, वह नहीं जानती। परार्थ का बर्ताव किया जाए तो अच्छी तरह किया जा सकता है, क्योंकि उसका खर्च बहुत थोड़ा है। कृष्ण कुमार का क्या हाल है? उसी की जमींदारी का रहने वाला है। निरुपमा में एक भेद पैदा हो गया। समस्त सात्विकता जिसे असात्विक प्रभाव पड़ता हुआ आवृत्त कर रहा था, जैसे एक साथ जगकर केंद्रीभूत हो विचार में बदल गई। उसे मालूम हुआ घर वालों की आंखों में वह किशोरी थी और अपने को भी वैसी ही समझती थी। वह भ्रम था। वह समय, बहुत समय हुआ, पार हो चुका है। वह राय रखती है। सुबह उठकर हाथ मुंह धोकर निरुपमा बैठी थी कि उसकी दासी ने आकर कहा कि मामा बाबू बुलाते हैं। निरुपमा उठकर मामा के पास चली। कमरे में उनकी गद्दी की बगल में बैठकर नत आंखों से पूछा, माँ आ गई? योगेश बाबू एक हिसाब देख रहे थे। निगाह उठाकर कहा, बैठो, काम है, अभी कहता हूँ। फिर हिसाब देखने लगे। निरु चुपचाप बैठ गई। कुछ देर में योगेश बाबू निवृत्त हो गए। स्नेह की दृष्टि से नत निरु को देखते रहे। फिर कहा, माँ अब तक तो तुम्हारे नौकर की तरह तुम्हारा काम करता रहा, पर अब वृद्ध हो गया हूँ, कुछ आराम चाहता हूँ, तुम्हें समझा दूं। तुम मालकिन की तरह अपनी आज्ञा धारण करो, आखिर अब बहुत दिन तो है नहीं। योगेश बाबू निरु को देखकर मुस्कुराए। इस स्नेह स्वर में फर्क नहीं हो सकता। निरु ने निश्चय किया, लोग यूं ही दूसरे को नीचा दिखाने के आदी हैं। स्नेह से उमड़कर नम्र हंसकर मामा को सरल दृष्टि से, वही जो किशोरी की दृष्टि थी, देखकर बोली, आज्ञा कीजिए। वृद्ध फिर हंसे। तुम्हें देखता हूँ तो रानी की याद आ जाती है। रानी निरुपमा की माता का नाम था। तुम्हें सुखी करके मैं स्वर्ग का भागी होऊंगा, मुझे पूरा विश्वास है। निरु वैसी ही सरल दृष्टि से देखती रही। आज तक तुमसे नहीं कहा। वृद्ध गंभीर हो गए। जरूरत भी नहीं थी, अब है, क्योंकि संपत्ति विषय में भी तुम्हें संभाल देना है। चली मुंह में लगाकर धीरे धीरे कई कश खींचे। यामिनी को रुपए की जरूरत है। निरुपमा कुछ संभल कर जैसे अच्छी तरह विषय में प्रवेश करना चाहती है, भाव को और भी तेज दृष्टि से देखने लगी। वृद्ध कहते गए, कभी कभी हाथ खाली हो जाता है। तुम्हारे पिता बीमार पड़े थे, तब पास कुछ न था। निरुपमा को भीतर से जैसे किसी ने हिला दिया। कमल की बात याद आई। वृद्ध धीरे धीरे सारी कथा कह गए। फिर रुपए लेने के संबंध में यामिनी बाबू की इच्छा प्रकट की। फिर हंसे, कहा, तुम्हें यामिनी बाबू के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। निरुपमा के मुख पर विकार न था। अपनी सांपत्तिक मर्यादा और ऋण की क्षुद्रता समझकर वह चंचल न हुई। केवल इस विषय में दूसरों की दूरदर्शिता उसे याद आती रही। माँ, तुम्हें समझा देना मेरा काम था। मेरे पास बहुत कुछ तो है नहीं, इसी पर मेरा बुढ़ापा और तुम्हारे भाई बहनों का भविष्य निर्भर है। नहीं तो तुम्हारे पिता मेरे ऊपर थोड़े ही थे। जी नहीं, मैं तो सोचती हूँ दादा के लिए मैं इससे भी कुछ अच्छी व्यवस्था कर दूं। ये मैं जानता हूँ तुम्हारा प्यार सभी को जता देता है, और तुम्हारा दादा तुम्हें फूफू की लड़की थोड़े ही समझता है। चिरू मुस्कुराकर बोली, रामपुर में बाबा ने डेरे की जगह रहने लायक एक घर बनवाया था। हाँ, वह अब भी है। मेरा विचार है एक बार कुछ दिन रामपुर रहा हूँ। लेकिन वृद्ध सोचते हुए बोले, बड़ी दिक्कत होगी। गर्मी है, देहात में तुम्हें अच्छा ना लगेगा। वहाँ मिलने वाली भी कोई नहीं, अकेली। फिर हिंदुस्तानी हमें कुछ नीची निगाह से देखते हैं। हंसकर बोले, मछली का तो वहाँ अध्याय समाप्त है। बाबा के साथ मैं एक बार हो आई हूँ, मेरा खूब जी लगता है। देहात की हवा अच्छी होती है, और अभी नहीं, जून में जाना चाहती हूँ। आमों की फसल होगी। अच्छा, धीमे स्वर से योगेश बाबू बोले, तुम्हारे दादा साथ जाएंगे। और नीली नीम के नीचे बैठक है। बुरुदीन 3 बिस्वे वाले तिवारी हैं, शीतल 5 बिस्वे वाले पाठक, मन्नी 2 बिस्वे के, सुकुल ललई गोद लिए हुए, मिसिर पहले 5 बिस्वे के पांडे, अब 2 कट गए हैं। गांव वालों के हिसाब से लई 5 ही जोड़ते हैं। सब हल जोतते और श्रद्धा पूर्वक धर्म की रक्षा करते हैं। बेनी वाजपेयी कानपुर के मिठाई वाले हैं, पर धर्म की रक्षा करते हुए 20 बिस्वे बनाए हुए हैं। नीम की जड़ पर बैठे, बाकी इधर उधर। पानी बरस चुका है। ये खेत जोत कर विश्राम करते हुए सामाजिक बातचीत कर रहे हैं। पतन से समाज की रक्षा के विचार से सभी समाज के कर्णधार हैं। सामाजिक मर्यादा में बड़े बेनी सभापति का आसन ग्रहण किए हुए हैं। वाजपेयी जी, व्यंग्य में ललई बोले, किसुन तो आप लोगों में है, हम लोगों में। वाजपेयी नाराज होकर बोले, हमारा 20 बिस्वे में खानदान हेतु व्यवस्था किसुन कनवजिया है। चोक तो कहते हैं। पुरुदीन स्वर ऊंचा कर बोले। मुंह बिगाड़ कर बेनी ने कहा, ऐसी बहुत है, सब बने हुए हैं। अब कितने रह गए वाजपेयी जी? शीतल ने हंसकर पूछा। अब भी उतने ही हैं, मन्नी ने उसी तरह उत्तर दिया। अब क्या है, जैसे बने थे वैसे ही धो गए।
बेनी गंभीर होकर बोले, अब तो मकुआ पासी उनसे अच्छा है, फ्लाइट से लौटकर घर नहीं आए। गुरुदीन इशारे की दृष्टि से देखकर बोले, घर वालों को बचाए रहना चाहते हैं। धीमे गंभीर स्वर से शीतल ने कहा, लेकिन क्या बचे रहे घर वाले? पूरी जानकारी से जैसे मन्नी ने कहा। बेनी हंसे, मन्नी को देखकर अपनी उच्चता में गंभीर हो गए। फिर कहा, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, पापी अपने ही पापों बहेगा। अरे वाजपेयी जी, मन्नी पंजों के बल उठकर बोले, कानपुर में अपनी अम्मा को बुलाकर मिले और घर न आए तो क्या गांव वाले इतने बेवकूफ हैं कि नहीं समझे कि वहां अम्मा ने सपूत को चौके में बुलाकर खिलाया होगा। फन्नी को बाजी मारते देखकर गुरुदीन ट्योरियां चढ़ाकर बोले, उसी के बाद रामचंदा कुएं पर मिला। हमने कहा, यह तेवारियों का कुआं है, जहां बाप ने खुदवाया हो, वहां जा भरो। फिर क्या भरने पाया? शीतल बोले, लेकिन घरों में आना जाना हमने बंद कराया है। सही तो तुम्हारे साथी अब तक कितने बेधर्म हो चुके होते। शिष्टता से गंभीर होकर बेनी ने कहा, कहना न चाहिए, लेकिन वही कहावत है कि कहता हूँ तो माँ मारी जाती है, नहीं कहता तो बाप कुत्ता खाता है। कही डालिए अब वाजपेयी जी, कई कंठों ने एक साथ आग्रह किया। क्या कहें? बेनी फिर गंभीर हो गए। तो अब कुछ मिलने मिलाने की बात थोड़े ही रह गई है कि कहने से कलंक दबा रह जाएगा। ललई ने गले में जोर देकर कहा, भाई हमने तो देखा नहीं, लेकिन रामनाथ शुक्ल की कही कहते हैं कि किसुन अब लखनऊ में चमार का काम कर रहे हैं। जूता पालिश करते मारे घृणा के सब लोग गड़ गए। यथार्थ धार्मिक स्वर से बोले, पाप है और कुछ नहीं, मति भ्रष्ट हो गई। कुछ देर तक लोगों में सन्नाटा रहा। कामता दुबे दूसरे हार से घर जाते हैं। लोगों को देखकर मुड़े पास आकर अपने आने की सूचना दी। किसकी नानी मरी हो? भिन्न भाव की तरंग फैली। लली कामता के काका लगते थे। कहा, तेरी मेरी तो तेरे आने से पहले मर चुकी थी। वाजपेयी को देखकर पालागो वाजपेयी जी खुश होकर, आओ दुबे, किसुन की बातें हो रही हैं। अब क्या? अब तो किसुन के पौ 12 हैं। राह में चिट्ठी सा मिला था, 50 का मनी ऑर्डर भेजा है। राम राम करके कामता भी एक बगल बैठ गए। लोगों में आश्चर्य का भाव फैल गया। फन्नी बोले, कल जुग है बड़ा कड़ा मुकाम। राम का नाम लो, खाने को ना मिलेगा, दूर से ठेंगा दिखाओ, सब मजे में देखेंगे। गुरुदीन गर्म पड़कर बोले, धिक्कार है उसको जो धर्म छोड़कर जिया। गांव में रहना मोहाल न कर दिया तो छानबे नहीं। जनेऊ से अंगूठा निकालकर, बंजर अमले थे 4 बीघा में 6 पेड़ बेदखल करा दिया। मालिक बोले, शाबाश गुरुदीन, हम खेत भी इनके बेदखल करेंगे। 8 बीघा लिखाए हैं, बैल एक नहीं बटाई देते हैं। हमने गवाही दी, 3 पुश्त के खेत छूट गए। अब घर थर है। कानपुर में 2 मकान है, वे रहन है। कलकत्ते में घाटा आया, सारा खेल खत्म हो गया। अफसोस अफसोस गिरिजाशंकर कूच कर गए। लड़के का मुंह भी न देख पाए। फन्नी और कहने को दम भर कर रही गए। सलई ने रोक लिया। कहते हैं महाजन की एक रजिस्ट्री आई थी, लखनऊ भेज दी गई। अब कुछ चुकाया, थोड़े चुकने का है रुपया, धर भर तौल जाएंगे। कामता रुपये के महत्व में डूबे हुए बोले। गुरुदीन हंसकर बोले, नाक तक आ गए हैं, लेकिन बाहरी औरत मिजाज वैसा ही है, अपने हार से पानी लाती है और रामचंदा वही नहाने भी जाता है। अब का ही का हार। सलई बोले, जब तक मालिक खेत नहीं उठाते तब तक भर ले कुएं से पानी, फिर बेटा जूता गांठे, अम्मा खाल सहलावे। बेनी प्रसाद भाव वाली दृष्टि से देखते हुए बोले, क्यों गुरुदीन भाई, ये तो होना ही है। मालिक ने कहा था कि खेत तुमको देंगे, अब की लिखवा लेना पट्टा, मांगते बहुत हैं। गुरुदीन ने सरल भाव से कहा, अरे भाई, बंगाली और पुलिस ये बाप के नहीं होते। कामता ने कहा, जाड़े भर हम कलकत्ते में बनियाइन बेचते हैं, फन को अच्छी तरह मालूम है, उधार दे दो तो वसूल नहीं होने का, तगादे जाफ तो कानून बताते हैं, अब धर्म नहीं रहा। गुरुदीन ने नाक सिकोड़कर जैसे किसी पर घृणा करते हुए कहा। ललई भाव समझकर जैसे मुस्कुराए। मन्नी ने आंख का इशारा किया। वाजपेयी ने भी गोलवा मुस्की छोड़ी। कामता बोले, मालिक सब ऐसे ही होते हैं, पहले कॉल करते हैं फिर बदल जाते हैं। चोगों ने देखा स्टेशन से रथ और रब्बा आ रहा है। ललई ने कहा, हाँ मालिक के आने की बात थी, अब की असली मालकिन बिटिया आ रही है। सब उठकर धीरे धीरे उसी तरफ बढ़े। रामपुर आते आते निरुपमा के दिल का क्या हाल था, वह काव्य का विषय है। नीली भी नील आकाश की चिड़िया थी, चपल सुख के पंख फड़काकर उड़ती हुई। मुश्किल से एक रात डेरे में रही। सुबह होते ही गांव घूमने निकली। नीरू ने रोका नहीं, केवल उसे सजा दिया, कुछ कहा भी नहीं। चामेली को कोई भय नहीं, वह जानती है उसकी दीदी वहां की जमींदार है, वहां की कुल जमीन पर उसकी दीदी का अधिकार है, वहां उसकी गति अप्रतिहत, शक्ति अपराजेय है। वह वहां के आदमियों को कटाक्ष मात्र से अमीर और गरीब बना सकती है। उस दीदी की वह छोटी बहन है। लोगों में बड़प्पन का एक प्रभाव पड़ गया। रात को काफी बातचीत हो चुकी थी। बड़े छोटे प्रायः सभी सुरेश बाबू के पास हाजिरी दे आए थे। कुछ से सुरेश ने हली के हल ले आने के लिए कहा था। यद्यपि लोग अपने खेत नहीं बो पाए थे,
फिर भी जमींदार का काम आगे होता है सोचकर चुप रह गए थे। चीली जिस गली से निकलती है सब उसे एक दृष्टि से देखते हैं। उसका पहनावा ऐसा है, सबकी आंखों में ऐश्वर्य का भाव मुद्रित हो जाता है। लड़के लड़कियां उसकी उम्र के होने पर भी उससे बोलने का साहस नहीं करते, वह भी विशेषता की दृष्टि से उन्हें नहीं देखती। उसका लक्ष्य और है। सामने एक पंडित जी स्नान कर राम नाम जपते हुए आ रहे थे। नीली को उन पर श्रद्धा नहीं हुई, उनका मुख और मुद्रा देखकर, पर रामपुर के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें ही उसने पंडित समझा। यद्यपि उनके प्रति नहीं, फिर भी प्यार से भरे और प्रतिष्ठा से मजे ललित और ओजस्वी कंठ से उसने पूछा, कुमार बाबू का कौन सा मकान है? कौन कुमार बाबू? वृद्ध ने एक धक्का खाकर जैसे पूछा। कृष्ण कुमार बाबू। और कौन कुमार बाबू? नीली ने तेज निगाह डाली। वह है जो पक्का मकान है, कहकर वृद्ध घृणा से मुंह फेर कर पूर्वत श्रद्धापरायण हो राम नाम जपते हुए चले। कुछ याद कर लोटे से 4 बूंद पानी मुंह में डाल दिया। चिड़ी बिना हिचक के भीतर घुस गई और जूते समेत आंगन में जाकर खड़ी हुई। एक प्रौढ़ किंतु आंखों को तृप्ति देने वाली मूर्ति देखकर उसी तरह बिना रुकावट के पूछा, यह कुमार बाबू का मकान है? कुमार बाबू आपके कौन है? टेवी को बालिका की हिंदी बड़ी भली मालूम दी। मुस्कुराती बढ़ती बालिका को देखती हुई बोली, कुमार मेरा बाप है। वे तंगला अच्छा जानती थीं, पढ़ी भी थीं। बालिका के पास आकर सिर पर हाथ फेर कर पूछा, अब मालूम हुआ? नीली लजा गई। लजाकर भी वह दबने वाली नहीं, तुरंत उत्तर देना उसका पहले का स्वभाव है। बोली, नहीं आपके लड़के हैं, आओ बैठो। बालिका को सस्नेह पलंग पर बैठाल कर कहा, तुम बड़ी अच्छी हिंदी बोल लेती हो, मैं स्कूल में हिंदी पढ़ती हूँ। कुमार बाबू कहाँ है? नीली कुछ हताश हो चली, वह तो वही है, तुम उसे नहीं ले आई? नीली फिर लजा गई, बोली, इधर 1 महीने से मैंने उन्हें नहीं देखा। पहले हमारे सामने के होटल में रहते थे, होटल वाले ने उन्हें नहीं रहने दिया। कुमार अपना सब हाल लिख चुका था होटल छोड़ने का। देवी सावित्री कुछ संकुचित हुई, पर डरी नहीं। चिड़ी को जलपान कराने के लिए कुछ पकवान घर के बनाए लेने के लिए गईं। नीली बैठी हुई घर देखती रही। एक छोटी रकाबी में रखकर नीली को देते हुए कहा, थोड़ा जलपान कर लो। स्नेह के स्वर में नम्र होकर खाने की इच्छा न रहने पर भी सभ्यता की स्वाभाविक प्रेरणा से नीली ने रकाबी ले ली और निर्विकार चित्त से खाने लगी। देवी सावित्री गिलास में पानी ले आई। नीली का हाथ धुलाकर तौलिया पकड़े हुए पहुंचवाकर स्नेह से कहा, कुमार बाबू की तुम्हारी अच्छी जान पहचान है, तुम्हें खोजते हुए बड़ी मेहनत करनी पड़ी। चिड़ी की सरलता उमड़ी की कुमार बाबू के पेशे की बात कहे, पर एक अज्ञात दबाव से दब गई। बोली, हाँ मेरे सामने रहते थे, मैं भी जानती हूँ, दीदी भी जानती है। जबान फिसल गई, सोचकर चुप हो गई। दीदी कौन? दीदी और कौन? तब भी संभल कर नीली ने उत्तर दिया, रामलोचन बाबू की लड़की। हाँ, नीली लजाकर बोली। माँ की दृष्टि में पुत्र का सांसारिक प्रसंग सूक्ष्मतम कारण रूप में रहने पर भी कार्य रूप से आ जाता है। कारण संसार के मार्ग में माँ आगे चली हुई होती है, जो प्रेम बीज रूप में रहकर भी नीली की समझ में आ गया था। वह नीली की ध्वनि से माँ के हृदय में भी स्पष्ट हो गया। कुमार उन्हीं का कुमार है, वे उसे और अनेक रूपों से जानती है। इस निश्चय को विशेष महत्व न देकर हंसकर उन्होंने बंगला में नीली से पूछा, तुम्हारा नाम? फुसकुराकर नीली बोली, श्री नीलिमा देवी। बड़ा अच्छा नाम है, हम लोग नीलिमा के भीतर रहते हैं। नीली खुश हो गई। हंसकर देवी सावित्री ने पूछा, तुम्हारी दीदी नहीं आई? आई है। नहीं, हमारे यहाँ तुम तो हमारी माँ हो, हमारा निमंत्रण उनसे कह देना। सम्मति की सूचना में जैसे नीली ने गर्दन हिलाई। इसी समय रामचंद्र बाहर से आया। माँ को देखकर बोला, हमारे खेत सुरेश बाबू जुतवा रहे हैं। हमारे खेत क्यों? माँ ने कहा, हमने खरीदे हैं, उनके खेत हैं, उन्होंने ले लिए। इनका मुंह कुमार बाबू के मुंह से मिलता है। नीली बोली, था। सस्नेह देखती हुई सावित्री देवी ने कहा, यह कुमार बाबू का छोटा भाई रामचंद्र है। नीली चलने के लिए उठकर खड़ी हुई। माता ने पुत्र से डेरे तक भेज आने के लिए कहा। रामचंद्र नीली से 2 ही 3 साल का बड़ा है। साथ लेकर चला। 23 आदमी घर के इधर उधर खड़े हैं। देखकर अपने अपने रास्ते से जैसे चल दिए। रामचंद्र नीली को डेरे ले आया। शीली दौड़ी हुई भीतर गई और फिर दौड़ी हुई बाहर आई। रामचंद्र कुछ ही कदम घर को चला था। ए रामचंद्र, यहाँ आओ। रामचंद्र नीली के पास आया। नीली ने भरे प्यार के गले से कहा, मेरे साथ आओ भीतर। रामचंद्र भीतर गया। निरुपमा को देखकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। निरु निष्कलंक हो गई। थोड़ी देर तक देखती रहकर उस अविचच मुखश्री में एक विक्षपूर्ण पुष्ट मुकच छवि प्रत्यक्ष कर स्नेह के ललित कंठ से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? विनीत स्वर से रामचंद्र ने कहा, जी मुझे रामचंद्र कहते हैं। मन से रामचंद्र ने समझ लिया, यही हमारे गांव की मालकिन है। रामचंद्र कृपालु भजू मन हरन भवभय दारुणम। निरुपमा हंसती आंखों देखती हुई बोली, रामचंद्र हमारे राजा हैं।
हमारे बड़े भाग हैं जो हमारे यहाँ आए हुए हैं। कुर्सी की ओर हाथ से इंगित करती हुई बोली, बैठिए। लजाया हुआ रामचंद्र बैठ गया। नीरू ने दासी से जलपान लाने के लिए कहा। नीरू की आंख नहीं हटती, मुख की मधुरता में अपार तृष्णा बुझ रही है। दासी के हाथ से तश्तरी लेकर बड़े प्यार से हाथ पर रखी और शौक करने के लिए कहा। बालक निसंकोच भाव से खाने लगा। गांव वालों के असद हृदय अमानुषिक बर्ताव का प्रभाव बालक पर मां से अधिक पड़ा था, जिन्हें वह भक्ति करता था, अपना समझता था, जिनके प्रति संसार के अन्य लोगों से उसका अधिक आकर्षण था। जब वही संसार के सबसे बड़े शत्रुओं में बदल गए, तब बालक एकाएक कवाकर रह गया। मनुष्य मनुष्य के प्रति इतना बड़ा बैर कर सकता है, यह कभी उसकी कल्पना में न आया था। उनके लिए गांव भर के द्वार बंद हैं, कोई उससे प्रीतिपूर्वक नहीं बोलता। गांव के कुओं में उसका पानी भरना बंद है। नाई, धोबी, कहार, कोई अब उसकी प्रजा नहीं, उसका काम नहीं करते। उसके दाढ़ी मूछे नहीं, बाल हैं, शहर जाकर बनवाता है। छुट्टियों में केवल रास्ता और घर, केवल माँ का मुख देखने के लिए आता है। माँ की इच्छा रामपुर रहने की नहीं, पर लाचारी है और कहीं जगह नहीं। भाई प्रसिद्ध विद्वान है, पर कहीं किसी ने जगह नहीं दी। अब वह बालक सोच भी नहीं सकता कि उसका भाई चमार का काम करता है और इस कमाई से उसने रुपए भेजे हैं। केवल भाई के ओजस्वी शब्द निर्जीव पत्र में भी आग के अक्षरों से लिखे हुए जैसे उसे धैर्य और शक्ति देते हैं। वह चुपचाप प्रहार सहता जा रहा है। उसकी माँ का स्नेह उसे शांत करता है। उसकी माँ, जिसने कभी पानी नहीं भरा, दूर खेत के कुएं से पानी लाती है। इस प्रकार सांसत में पड़े बालक को आज गांव की सबसे बड़ी शक्ति से स्नेह मिला। खाता हुआ सोचने लगा, क्या ये मेरा बाग बेदखल कर सकती है? क्या इन्होंने मेरे खेत छीन लेने की सलाह दी होगी? मेरे खेत जुतवाने के लिए आई हैं। आप एक दूसरे मन ने उत्तर दिया, नहीं, ये सब सुरेश बाबू का चलाया चक्र है, ये ऐसा नहीं कर सकती। रामचंद्र के भोजन कर चुकने के बाद दासी ने हाथ धुला दिए। एक दूसरी कुर्सी पर नीरू बैठी थी। नीली कुर्सी का पिछला हिस्सा पकड़े हुए खड़ी हुई। राजा रामचंद्र, पढ़ते हो? नीरू ने पूछा। जी हाँ, लड़के ने सम्मान के स्वर में कहा। किस क्लास में हो? जी 8 में। अच्छा। हाँ, राजा रामचंद्र को कम उम्र में ज्यादा अक्ल होनी ठीक भी है। बालक मुस्कुराया। अच्छा, रामचंद्र जी, तुम्हारे और भाई कहाँ हैं? बालक फिर मुस्कुराया, बोला, दादा लखनऊ में हैं। नाम? डॉक्टर कृष्ण कुमार। नीरू हंसी, उलट गया। राजा रामचंद्र के तो छोटे भाई को कृष्ण कुमार होना था। नीली भी हंसी। बालक लजाकर झुक गया। तब तक फिर स्नेह से देखती हुई नीरू ने पूछा, आपके छोटे भाई साहब वहाँ क्या करते हैं? बालक मर्म की बात कह न सका। नीरू से आंखें मिलाकर हंसता रहा। जानती हूँ, नीरू बोली, मेरे यहाँ भी आए थे। बालक और खिल गया। फिर अपनी ही प्रेरणा से उठकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, दीदी चलता हूँ। नीरू को किसी ने गुदगुदा दिया। उठकर जल्दी से बढ़कर लड़के को पकड़कर एक अनुभूत स्पर्श सुख अनुभव करती हुई खींच कर बोली, अभी तो आप आए, बातचीत जम भी न पाई कि चलने लगे। बैठिए। बालक बैठ गया। हाँ, तो आपके भाई साहब डॉक्टर कृष्ण कुमार क्या करते हैं? अब की गंभीर होकर पूछा। नीली रामचंद्र को देखकर मुस्कुराती रही। मैं नहीं जानता। कुछ रुखाई से सर झुकाए हुए बालक मुस्कुराता रहा। फिर प्रश्न हुआ, किस विषय के डॉक्टर हैं? होम्योपैथी के? अंग्रेजी के? लड़के ने उसी तरह मधुर स्वर से उत्तर दिया, अंग्रेजी के डॉक्टर जो चीरफाड़ करते हैं। नीरू प्रीति से देखती रही। चीरफाड़ वाले डॉक्टर ऑफ लिटरेचर होते हैं। कुछ तीव्र स्वर से लड़के ने कहा। नीरू को तीव्रता में माधुर्य मिला। तो आप इसी तरह के डॉक्टर ऑफ लिटरेचर होंगे, क्यों? स्वर में कुमार का ध्यान करती हुई बोली, अभी तो मुझे बहुत पढ़ना है। प्रसन्न होकर पूछा, आपका खर्च आपके भाई साहब देते हैं? अब लिखा है कि देंगे। अभी तक माँ चलाती थीं। आप अपनी अम्मा को माँ कहते हैं? जी, कलकत्ते में हम लोग पैदा हुए थे। नीरू सोचती रही, फिर पूछा, तुम्हारी माँ बंगला समझती है? हाँ, वे पढ़ लिख भी लेती हैं। दीदी, नीली बोली, मैं भी वहां गई थी। मुझे हिंदुस्तानी मिठाई दी। बड़ी अच्छी बंगला बोलती है। मुझसे कहा, तुम अपनी दीदी को नहीं ले आई हो, उनसे मेरा निमंत्रण कहना। निरुपमा ने न जाने क्या सोचकर पलकें मूंद लीं। कुछ देर बाद पूछा, कितना खर्चा लगता है? अभी तो केवल 15 रुपए में चल जाता है। आपको 20 रुपए महीने के पहले सप्ताह में मिल जाया करेंगे। फिर बढ़ा दिया जाएगा ज्यों ज्यों आप बढ़ते जाएंगे। लेकिन दादा, बालक संकुचित होकर न कह सका। दादा क्या कहेंगे? नीरू ने डांट दिया। खेत से सिपाही खबर लेकर आया तो दासी ने कहा, दादा बुलाते हैं, खेत बोया जा रहा है। देखने के लिए अपनी माँ से मेरा प्रणाम कहना। उठती हुई नीरू बोली, और कहना, मैं कल उनके दर्शन करूंगी। बालक चलता हुआ अपने खेत के बोआए जाने की बात सोचता रहा। छूंचो का अर्थ है छछूंदर, मतलब औरतों के पीछे छछुआने वाला। कोरु अर्थात गौ। मूर्खता, निर्बुद्धिता आदि अर्थों पर बंगला में या काली प्रचलित है।
गाधा गधा जूते पहनकर नीली को लेकर निरुपमा चली। बाहर निकलकर गली के घरों को पार करने लगी तो काम करती हुई किसानों की स्त्रियां आकर जमा हो गईं और चारों ओर से घेर लिया। स्नेह से उच्छ्वसित होकर उन्हीं में से एक वृद्धा ने कहा, हमारी तो भाग फूट गई। बिटिया रानी, मालिक हमें छोड़कर चले गए। किसानों को लड़के से बढ़कर मानते थे, कभी नजर नहीं ली। लगान नहीं बन पड़ा, खेत में नहीं पैदा हुआ तो घर से दिया है। किसी पर दूब की छड़ी नहीं उठाई, कभी डांट नहीं लिया। चल हट, राह छोड़। सिपाही ने आगे बढ़कर डांटा। रहने दो। शांत खड़ी हुई निरुपमा बोली, रत्ती रत्ती जीव देने से एक साथ मर जाना अच्छा। बुढ़िया ने आवेश में आकर कहा। हटाई हुई काय की तरह स्त्रियां फिर सिमट आईं। ये देखो, ये देखो। बुढ़िया एक एक स्त्री की कोंछी की धोती फैलाकर दिखाती हुई किसी तरह लाज बचाए हैं। आषाढ़ का महीना है, अनाज नहीं रहा। 6-6 रुपए वाले खेत के 3 साल में 18-18 रुपए पड़ने लगे। टेली का अनाज तुम ही से लें, नजर नियाद ऊपर से, कहाँ तक दें? खेत न जोते तो नहीं बनता पापी पेट। कहने वाली वृद्धा रोने लगी और युवती प्रौढ़ा किसान नारियां भी नीरव अश्रुपात करने लगी। नीरू की भी आंखें छल छल आई। नीली हैरान होकर दोनों ओर देख रही थी। तब तक उन्हीं में से संभली हुई एक ने कहा, देखो रो रही हैं, अभी ये यह सब क्या जाने। रोती हुई बुढ़िया बोली, तुम्हारा गुलाम मलिकवा नहीं रहा। चुप रह बुढ़िया, बहुत न बढ़। सिपाही ने डांटा। क्यों, क्या हुआ? सिपाही की तरफ कुटिल भ्रूक्षेप कर रुंगते गले को संभाल कर नीरू ने पूछा। अभय पाते ही उच्छ्वसित होकर रोती हुई आवेग से रुकते कंठ की बाधा न मानकर बुढ़िया कहने लगी, किशन कुमार के खेत मलिकवा पंटाई जोते था, तब खेत बेदखल न हुए थे। गांव वाले किशुन से नाराज थे। किशुन विलायत गए थे पढ़ने। मलिकवा से बोले किशुन के खेत छोड़ दे। मलिकवा इनकार कर गया। फिर गांव वाले मालिक से मिले। एक दिन देरे में मालिक बुलाकर छोड़ने को कहते रहे कि गांव वालों का साथ दे। मलिकवा कुछ न बोला। फिर अंधेरे में कुछ जन खेत में पकड़कर अकेला जानकर बुढ़िया वहीं पछाड़ खाकर गिर पड़ी। नीरू सन्न हो गई। सिपाही से पूछा, फिर क्या हुआ उसका? फुसकुराकर सिपाही बोला, ये पक्की बदमाश है। मलिकवा को मिर्गी आती थी। रात को गढ़ी में डूब गया था। सुबह को उसकी लाश मिली। थानेदार आए, उन्होंने भी यही माना, पर यह शैतान की खाला वहां भी आए बाएं बकती रही। रात को छाह देखकर आ गए कहकर चिल्लाती है। कृषक नारियों ने क्रूर दृष्टि से सिपाही को देखा और बुढ़िया को आंचल से हवा करने लगी। एक पानी लेने गई। चेरू इस आशा से खड़ी रही कि वे बुढ़िया के इस प्रसंग पर कुछ कहें, पर वे न बोली। केवल कटाक्ष पढ़कर नीरू खड़ी रही। सिपाही ने चलने को कहते हुए कहा कि देहात के ऐसे मामले हैं, आगे मालिक से इसका ठीक ठीक पता चलेगा। गुड़िया होश में आ रही थी। नीरू धीरे धीरे खेत की ओर चली। सिपाही से पूछा, मलिकवा बुढ़िया का लड़का था? जी हाँ, जैसे कुछ लाना भूल गया। सोचकर सिपाही लौटा। वे बाबू खड़े हैं, मेड में जाइए। द्वार पर द्वारिका नाई बैठा था। बुलाकर सिपाही ने कुर्सी ले चलने के लिए कहा। द्वारिका मुंह बिगाड़कर उठे और पीछे पीछे कुर्सी लेकर चले। कुमार के बेदखल किए बाग के एक आम के नीचे सुरेश कुर्सी पर बैठे थे। नीरू धीरे धीरे मेडों के ऊपर से चलती हुई गई। आगे आगे नीली। तब तक सिपाही भी आ गया। खेतों में द्वारिका कुर्सी लेकर दौड़े। बाग की खाई पार करते हुए पैर फिसल जाने पर गिर पड़े। नीली खिलखिलाकर हंसने लगी। कुर्सी का एक पाया टूट गया। सिपाही मारने दौड़ा। नीरू ने रोक दिया। सिपाही सुरेश की ओर देखकर रह गया। सुरेश द्वारिका को घूरते रहे। फिर सिपाही से कहा, इसे रखवाकर दूसरी कुर्सी ले आओ। द्वारिका को लेकर सिपाही फिर लौटा। कुरुद्दीन तिवारी, शीतल पाठक, मनी सुकोर, ललई मिसिर, कामता दुबे आदि मुख्य सब के सब जन जोत रहे थे। सुरेश के गांव आने पर शिष्टाचार करने गए थे। हली के लिए पकड़ लिए गए। कुछ और भी किसान थे। जमींदार के खेत पहले बोए जाते हैं, कायदा है। बुलाने पर लोग चले गए थे। कुर्सी आ गई। नीरू खड़ी हुई कभी जनेऊ देखती थी, कभी जनेऊ वालों की हल चलाने की निपुणता। हंस नहीं रही थी, पर हंसी की हल्की रेखा होठों पर खिंची थी। इसी समय खेत के उस तरफ कुएं के पास एक स्त्री आती हुई देख पड़ी। स्वस्थ, प्रौढ़, घूंघट से केवल ललाट ढंका हुआ। शैली पहचान कर आनंद से उच्छ्वसित होकर बोली, कुमार बाबू की माँ। सुरेश वहीं थे। कुमार बाबू की, डांट के स्वर से कहकर नीली को दबा दिया। नीरू ने एक दफा बगल की ओर मुंह कर भाई को देखा। इसी समय जोतते हुए हलवाह खेत के इस तरफ चले। गुरुदीन के साथ सबने बैल खड़े कर दिए और बाग की तरफ चले और जाति वाले खाई के पास छां में बैठ गए। ब्रह्मदली बाग के भीतर सुरेश बाबू के पास आई। मालिक 3 बाह हो गए, जुवार के लिए अब और भी जुताइएगा। गुरुदीन कृपाकांक्षा की दृष्टि से टेकते हुए बोले, रहने दो, बो जाए तो एक बाह करके पाटा दे दो। सुरेश ने कहा। मालिक शीतल बोले, गांव में पानी नहीं भरने दिया जाता। अब कौन बेधर्म हो?
यहाँ आती है। समझकर भी नीरू ने जैसे न समझा हो। क्या बात है? सुरेश से पूछा। कुछ नहीं, ये सब जानकर क्या होगा, जहाँ की जैसी रीति उसी तरह बंगला में बोले। नीरू चुप हो गई। अगर यह खेत सीर बनाया जाएगा तो कुआं सरकारी होगा। हार में लोग आते हैं, दोपहर को लोग प्यासे भी होते हैं। अगर इनका पानी भरना जारी रहा तो लोग क्या बरगद दोहतर पिएंगे? और किसी कुएं का पानी नहीं अच्छा। करुद्दीन ने कहा। न गांव वाले इनके काम के हैं, न ये गांव वालों के काम के। व्यर्थ दूसरे का सबुन बिगाड़ती हैं। फन्नी ने कहा। नीरू के हृदय की गति तेज हो गई। नीली सूख कर जैसे गांव वालों को देखने लगी। तुम बातचीत करो, उनका और तो कुछ यहाँ है नहीं, घर घर है, वे बेचते हो तो ले लें। सुरेश ने तटस्थ समझदार की तरह कहा। निरुपमा ने स्फारित आंखों से एक बार सुरेश को देखा, जैसे खास तौर से यह रूप देख लेने, इससे परिचित हो जाने की इच्छा हुई हो। यह वह सुरेश नहीं जिसके प्रति उसकी श्रद्धा है। बाग ये बंजर था ही, सरकार में आ गया। खेत सरकारी ही थे, अब घर घर है। सिपाही ने उद्दंड स्वर से उसी लकीर पर जबान फेरी और लाठी का गोला एक दफा जोर से दे मारा और सहारा लिया। यह समस्त संप्रदाय नीरू की दृष्टि में छाया रूप से चक्कर काटने लगा, जैसे स्वार्थ पर चाटुकारिता उसे ग्रस्त करना चाहती है। हृदय के बल और विश्वास के साथ वह उभरी, पर फिर वहां की प्रकृति उसे दबाने लगी। उसी समय दृष्टि उस महिला के मुख से जाकर लिपट गई। वे पानी भर चुकी थीं, वो बहनी फंदिया रही थीं। अपना काम कर चलने से पहले उन्होंने फिर नीरू को देखा। दूर होने पर भी दोनों की दृष्टि स्पष्ट रूप से एक दूसरे की आंखों में चुभ गई। इधर मूर्तिमती नवीन प्रीति थी, उधर संसार की क्रूरता को सहने वाली करवा। फैला ने विलंब न कर कंधे पर उबहनी डालकर दोनों घड़े एक एक कर उठा लिए। नीरू ने आंखें झुका ली, श्रद्धा से नत हो जैसे प्रणाम किया। इसी समय गुरुदीन बोले, मालिक कहो तो कह दें, सरकारी कुएं में पानी भरने न आया करे। अब कुआं उसके। अहमक है क्या, अपना काम क्यों नहीं देखता? सुरेश ने डांटा। नीरू प्रसन्न होकर हिली, नीली गोद के सहारे थी। खड़ी होकर गुरुदीन को देखने लगी। गुरुदीन गौ हो गए, बोले, मालिक खेत तो तैयार है, अब बोने का हुक्म हो तो काम जारी किया जाए। स्नेह स्वर से सुरेश बोले, हम जमींदार हैं तो किसी को उजाड़ने के लिए नहीं। जो सरकार के राज्य में है, वह किसी गांव में बसा हुआ हो, उसका पानी नहीं बंद कर सकता कोई। वह मुसलमान हो जाए तो उसी कुएं में भर सकता है या नहीं? पानी भरते ही हैं मालिक, फन्नी ने जोर देते हुए कहा और बाग छोड़कर खेत की तरफ चला। अपने गमछे की झोली में बीज लेकर अरहर, ज्वार, तिल्ली मिले हुए। यद्यपि बातचीत से सब कुछ निरुपमा की समझ में आ गया था, फिर भी अब परिस्थिति शांत हो जाने पर और अच्छी तरह समझ लेने के लिए सुरेश से पूछा, दादा, यहाँ के खेत बाबा के समय तो सीर में न थे? सही। सुरेश गंभीर होकर बोले, इसका गिरिजाशंकर के नाम पट्टा था। वे 2-3 पुश्त से इसके काश्तकार हैं, इसलिए बहुत कम लगान उन्हें पड़ता था। वे भी खुद न करते थे, कलकत्ते में रहते थे, फिर शहर में रहने के विचार से कानपुर में अड्डा जमाया था। उनके न रहने पर उनकी स्त्री बटाई में दिया करती थी, पर बटाई की खेत की हैसियत बिगड़ जाती है, इसलिए हमें बेदखल कराना पड़ा। विषय को समझकर नीरू ने पूछा, यह बाग किसका है? यह भी गिरिजाशंकर का है, पर उनके यहाँ न रहने से इसकी भी हैसियत बाग की नहीं रह गई। बहुत से पेड़ सूख गए, नए लगवाए नहीं गए, अब इसकी बाग की हैसियत नहीं रही। ऐसी जगह जमींदार की होती है। हमने दावा कर इसे भी अपने कब्जे में कर लिया है। कहकर सुरेश कुर्सी से उठे और खेत की तरफ बढ़े। इसी समय निरुपमा की दासी घर के कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि के लिए उसे ले जाने आई। उठकर नीली को लेकर निरुपमा घर की ओर चली। भोजन के पश्चात आराम करते हुए सुरेश ने नीली को बुलाया। गांव की हवा में नीली लहर की तरह मुक्त हो रही थी। लिखने पढ़ने का कोई दुख न था। भाई के सामने प्रसन्न मुख आकर खड़ी हुई। सुरेश बंगला उपन्यास की किताब बगल में रखकर प्रसन्नता से देखते हुए बोले, गांव वाले बड़े बदमाश हैं। नीली के हृदय की बात थी। भाई से सहयोग करने के लिए खुलकर बोली, हाँ, लेकिन 3 आदमी बड़े अच्छे हैं, रामचंद्र की माँ, रामचंद्र और मलिकवा की माँ। सुरेश गंभीर होकर बोले, हाँ। पूरी प्रसन्नता से नीली ने कहा, मैं सुबह रामचंद्र के घर गई थी, उसकी माँ ने मुझे जलपान कराया। क्या खिलाया? सुरेश ने पान निकालकर खाया। उनके भीतर खोया, मेवा और चीनी थी। उन्होंने तेरे लिए बना रखे होंगे। जब उन्हें मालूम हुआ होगा कि हम लोगों के साथ तू भी आ रही है, पहले से चिट्ठी लिखी थी ना हमने सवारी ले आने के लिए। हाँ दादा, नीली हवा की तरह निर्विरोध बहती हुई जैसे बोली, रामचंद्र को फिर मुझे छोड़ आने के लिए साथ भेजा और दीदी को कल बुलाया है। सुरेश और गंभीर हो गए, पर चेहरे से मुस्कुराते रहे। पूछा, तू अकेली चली गई? हाँ, रास्ते में एक आदमी नहा कर लौट रहा था, मैं मकान के पास ही थी। पूछा, उसने बता दिया। सुरेश समझ गए कि इसने कृष्ण कुमार बाबू का मकान पूछा होगा। पूछा, तू जब बाहर निकली तब तेरी दीदी थी?
हाँ, आज उन्हीं ने तो कपड़े पहनाए। सुरेश समझ गए वे बहुत पहले से सजग थे। यामिनी बाबू नीली की बातें सुरेश से कह चुके थे। उन्हें अनेक बार नीरू का वह मुख, वह दृष्टि याद आ चुकी थी जो कुमार के परिचय के समय मकान में उन्होंने देखी थी। शंका हो जाने पर सफेद भी सियाह दिखता है। फिर नीरू ने अपनी तरफ से भी शंका को सत्य रूप देने के कार्य किए थे। लखनऊ में कुछ दिनों बाद जब यामिनी बाबू रुपए लेने की तैयारी करके आए तो नीरू टाल गई। कहा कि मामा से कर्ज लेते उसे लज्जा आती है। सुरेश की शंका को सत्य का आभास मिला। कुछ दिनों बाद बहुत समझाकर जब फिर उससे कहा गया और उसने जवाब दिया कि मामा का सहृदय रूप ही उसकी आंखों में है, वहां उनका वैषयिक रूप रखकर वह दृष्टि को कलंकित नहीं करना चाहती, तब सुरेश को सत्य की सत्ता कुछ प्रत्यक्ष दिखने लगी। फिर कुछ दिन बाद ज्यादा दबाव पड़ने पर उसने जब नीली से कहला भेजा कि कहो, दीदी कहती है अभी समय है, मुमकिन है तब तक यामिनी बाबू के पास रुपए आ जाएं। अभी से रुपए लेकर वे खर्च कर डालेंगे तो मुझे फिर कर्ज लेना पड़ेगा। सुरेश सुने हुए कथन का सत्य रूप देखने लगे। चरू के गांव चलने की बात इस संशय को सत्य में बदलने की आधारभूमि थी। इसी पर कर्ज न लेने पर हुई शंका की मूर्ति सत्य के रूप से प्रतिष्ठित हुई। उन्होंने पिता से कहा। अनुभवी पिता ने इसे नई उम्र की तरंग कहकर विशेष महत्व न देते हुए ऐसा युवक युवती मात्र के जीवन में होता है समझाकर सावधानी से उद्देश्य की सिद्धि की सलाह दी और नीरू का गांव जाना न रोका। आज दोपहर को खेत से लौटने पर गांव वालों ने जब सुरेश को समझाया कि गांव से छुटे हुए से मालिकों का मेल है, सुबह छोटी बिट्टी किस्म के घर गई थी और रामचंद्र मालिकों के यहाँ आया था, तब सुरेश को सत्य की वह मूर्ति हिलती डुलती दिख पड़ी। पर पिता की सलाह के अनुसार उद्देश्य की सिद्धि के लिए सावधानी न छोड़ी। वैसे ही गंभीर पर उससे अधिक स्नेह करके उन्होंने कहा, तुम लोग दूसरे की खातिर करना नहीं जानती। उन्होंने तेरी खातिर की पर रामचंद्र को तुम लोगों ने खदेड़ दिया होगा। नहीं, नीली हंसकर बोली, लखनऊ से हम लोग जो मिठाई ले आए थे दीदी ने उसे खाने को दी। हाँ, सुरेश ने कहा, तब तो अच्छा किया। कुछ मीठी बातचीत भी की या गाल फुलाए बैठी ही रही। दीदी देर तक उससे बातें करती रही, क्या पढ़ते हो, कैसे खर्च चलता है। फिर उसे 20 रुपया महीना खर्च देने के लिए कहा। उसने अपने दादा की आड़ ली पर सब कह भी न पाया था कि दीदी ने डांट दिया। सुरेश के मुख पर अधीरता स्पष्ट हो आई पर जल कर गए। पूछा, और मलिकवा की माँ क्या कहती थी। फिर सब मलिकवा के मरने की बातें थीं, मैं अच्छी तरह नहीं समझी। इसी समय पूछने के लिए कि उपन्यास समाप्त हो चुका हो तो ले जाए। निरुपमा कमरे में आई। सुरेश ने स्नेह कंठ से कहा, नीरू तुम्हें शायद पता नहीं, रामचंद्र को गांव वाले छोड़े हुए हैं। हमको रहना तो गांव वालों के साथ है, तो क्या गांव वालों की मूर्खता के साथ भी रहना है। मधुर मंद स्वर में नीरू ने कहा, नहीं, फिर भी अधिक संख्यक लोगों का ख्याल होना जरूरी है। जमींदार के लिए सरकार भी संख्या का विचार रखती है पर जबरदस्त कमजोर पर हमला न करे, इसका भी ख्याल सरकार रखती है और जमींदार को रखना चाहिए। नीरू सामने की कुर्सी पर बैठकर सरल ओजस्वी स्वर से बोली, तुम ठीक कहती हो, पर हम अगर कोई उपकार करें मान लो तो हमें इसका विचार रखना चाहिए कि गांव में जिसका हम उपकार कर रहे हैं उससे भी गिरी दशा वाले हैं या नहीं। अगर हैं तो वह उपकार न होकर कुछ दिनों में जमींदार के लिए अपकार सिद्ध हो सकता है। चोट खाकर नीरू चुप हो गई। सुरेश की वक्तृता का वेग बढ़ा। तुम तो जानती नहीं, जमींदारी दरअसल एक पाप है। फूफा जी कर गए हैं, हम भुगत रहे हैं। कभी इस पर कभी उस पर मुकदमा लगा रहता है। अधिक आदमियों का गिरोह न देखें तो हमारी गवाही कौन दे। गांव भर मिल जाए तो जमींदार ना रह जाए। सब मिलकर बात की बात में उसे पीट लें, इसलिए बड़ी समझ से काम लेना पड़ता है। नीरू चुप हो रही। मन में सुरेश की युक्तियां बैठती गईं। सुरेश कहते गए, अब तुम्हारे आने की खुशी में यहाँ ब्राह्मणों को भोज देना है। 5-6 दिन के अंदर अंदर करने का विचार है। कह दिया है कि बड़ी अच्छी सगाई है। चूंकि यहाँ से विवाह नहीं हो रहा इसलिए इसे तिलक का भोज समझो। बहन, दुनिया बड़ी टेढ़ी है, गांव वालों को मिलाकर रहना पड़ता है। अपने से बड़े की बात मानकर चलो तो सारे देवता प्रसन्न होते हैं। कहा भी है, इस समय याद नहीं आ रहा। तितली प्रीतिमापन ने प्रियंते सर्वदेवता कहकर बड़े कष्ट से नीरू ने हंसी को दबाया। सुरेश संस्कृत के किनारे से न गुजरे थे। गंभीर होकर बोले, हाँ, ये सब युगों तक तपस्या करके सोचकर ऋषियों ने लिखा है। इसके अनुसार हम चलें तब न हमें इसका फल मिले। चिरुपमा कुछ देर सांस तक रोके बैठी रही। सोचा, यह स्नेह का फंदा है। मन ही मन ऊपर उड़ती हुई इस पाश को पार कर जाना चाहा, पर सब जगह इससे अपने को बंधी हुई देखा। कुमार को चाहती है पर वह पहुंच से बाहर है। समर्थ मन बराबर पहुंच से बाहर की चीज लड़कर भी लेना चाहता है। वह मानसिक समर करती है पर अपनी संस्कृति से आप परास्त हो जाती है। मामा भाई आदि के प्रति हुए स्नेह और संस्कारों के माया जाल में बंध कर नहीं बढ़ पाती। कुमार भी हर तरह उसकी पहुंच से बाहर है।
अंत में पहले की तरह निश्चय बंध गया। एक सांस छोड़कर यथार्थी कमजोर होकर समझी, मेरे लिए यामिनी ही है, सुबह का कुमार नहीं। बात यह है। सुरेश बाबू नीरू का मतलब दूर तक लगाते हुए बोले, हम अपना दूसरे के लिए क्यों सरदर्द लें, अपनी दवा कर लेंगे। संसार ऐसा ही है। नीरू गंभीर होकर उठकर चल दी। सुरेश देखते रहे। फिर नीली से कहा, नील, अपनी दीदी से कह दे कि दादा ने जब सुना कि रामचंद्र के लिए नीरू ने 20 रुपया वजीफा बांध दिया है, तब कहने वाले से कहा कि जो दान दिया जा चुका है वह वापस नहीं लिया जा सकता। अब आगे से ऐसा ना होगा। पर कृष्ण की माँ ने बुलाया है तो जाना चाहिए। आहा, बेचारी को गांव वाले कितना सताते हैं। आज कुएं से पानी भरना भी बंद करवा रहे थे। तेरे सामने ही डॉटा था न मैंने गुरुदीन को। नीली खुश होकर चली तो बुलाकर पूछा, पान तो है न काफी? नहीं तो आदमी भेजकर बाजार से मंगा लिए जाए। अभी समय है। आज शायद गांव की औरतें नीरू से मिलने आएंगी। शाम 4 बजे से नीरू को देखने के लिए गांव की स्त्रियों का आना शुरू हुआ। एक बड़े कमरे में दरी और चादर बिछा दी गई थी। स्त्रियां आकर बैठने लगीं। सब सिर से पैरों तक भारी भूषणों से लदी, जैसे सांस्कृतिक स्वच्छता ने हल्केपन की जगह जिससे हाथ पैर जल्द उठते हैं। हृदय में स्फूर्ति आती है, मन प्रसन्न रहता है। दैन्य के चिन्ह स्वरूप भूषणों का भार चढ़ रहा हो और यह भार का आधिक्य ही प्रसन्नता का कारण बन रहा हो। उचित आसन पर नीली को लिए हाय नीरू बैठी थी। समागत देवियों को सम्मान के साथ दासी बैठा रही थी। नीरू शांत भाव से बैठी हुई बैठने के लिए इंगित कर देती थी। घंटे भर में जगह भर गई। पान इलायची आदि सम्मान के विधि विधान चलते रहे। उनमें से पुरानी अधिकांश देवियां नीरू को देख चुकी थीं, पहचानती थीं। नीरू भी यह पहचानती थी, पर कुछ के मुख याद आए, कुछ एक भूल गए थे। वे अपने बड़े नथ का छोटा लटकन घुमाकर मुस्कुराकर कहती हुई नीरू के संबंध की विशेष बात याद दिला देती थीं। याद आने पर नीरू परिचय की प्रसन्नता से स्फीत हो उठती थी। न आने पर सहज कंठ से कह देती थी, मैं भूल गई। उसके समय की लड़कियों में कोई न थी, सब अपनी अपनी ससुराल में थीं, जिन्हें नीरू कुछ अच्छी तरह पहचानती थी। सिर्फ रामरानी थी, वह सबसे पहले आई हुई थी और नीरू ने बिल्कुल पास बैठाला था। रह रहकर उसके लड़के का गाल खोद देती थी। स्नेह की दृष्टि से दिखती हुई उसी से उसने पहचान की लड़कियों के समाचार मालूम किए। सबकी विशेषता उनके लड़कों से सूचित हुई। भाग भरी सबसे आगे ठहरी। उसके 3 लड़के हैं और सब राम की इच्छा से जीते हुए। जिस तरह यह पसंद नीरू के लिए मनोरंजक था, उसी तरह नीरू के उतनी बड़ी स्त्री रूप में बदल जाने पर भी विवाह न होना स्त्रियों के लिए। नीरू उनके चांदी के गहने देख देख कर मन ही मन हंस रही थी। वे नीरू का को ब्याह करने की क्या आवश्यकता हो सकती है। मन ही मन उसकी उम्र का हिसाब भी तरह तरह का लगा। स्त्रियों को यह महीनों तक के निर्णय करने का विषय मिल गया। साथ साथ बातचीत भी चल रही थी। पहले नीरू के लिए करुण रस का स्रोत बहा। वह जब गई थी उसके माँ बाप साथ थे। इस बार वह अकेली है। उसके भाई जमींदारी संभाले हैं। भगवान की करनी अकत है, बस क्षण में चाहे जो करें। फिर गांव की बातचीत उठी। गांव की बातचीत का मुख्य विषय कृष्ण कुमार का घर था। औरों पर चल नहीं सकती, क्योंकि प्रायः वे सब मौजूद थीं। चिरू का हृदय धड़का जब रामलाल की अम्मा ने लंबी सांस छोड़ी और रामदीन की काकी ने ललाट पीटकर समझा दिया कि सब यहीं का लिखा होता है। बेनी वाजपेयी की स्त्री गंभीर होकर बोली, सपूत ने 50 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा है। फिर दोष की भावना से भ्रूकुंजित कर रह गई। गुरुदीन की स्त्री ने कहा, तुम्हारे वाजपेयी तो कहते थे कि ताई हमारे उनको बदनाम न करो। बेनी की स्त्री आंखें फाड़ तरेड़ कर बोली, फलाने क्यों कहते हैं? संसार कहता है। संसार कहता होगा। गांव में तो उन्होंने कहा है। गुरुदीन की स्त्री विश्वास पर प्रमाण कर जोर देकर बेनी की स्त्री की त्योरियों की परवाह न करती हुई बोली, तो तुझी से कहा होगा। स्वर चढ़ाकर भाव में बंध कर बेनी की वीणा झंकृत हुई। मुझसे कहे किसी की मजाल है, मूंछें न उखाड़ ली जाएंगी। गुरुदीन की सरस्वती ने अपने काव्य की एक पंक्ति सुनाई। नीरू घबराई। बात क्या है? अभी तक किसी का फैसला नहीं हुआ और स्त्रियां समझदार की तरह बैठी रहीं। उनके लिए ये सब बातें अभी ध्यान देने योग्य थी ही नहीं। नीरू ने विनयपूर्वक बेनी की स्त्री से पूछा, क्या बात है? कुछ नहीं कि सुनकुमार लखनऊ में जूता गांठते हैं। खबर फैली है। यह कहती है मेरे उनके लिए कि उनकी फैलाई बात है, जिनके यहाँ हम क्रिया विशेष का उल्लेख कर कहा, पानी नहीं लेते। नीरू की दृष्टि में प्रलय की संभावना खुल रही थी। घबरा कर कहा, तो इसमें क्या हुआ? यह तो सच है, जूता पालिश तो वे करते हैं, मेरे यहाँ भी आए थे। तब बोल। बेनी की स्त्री ने गुरुदीन की स्त्री को ललकारा। बोलूंगी तो रोते न बनेगा। भाई ऐसी बातें न करो। नीरू क्षुब्ध हो उठी। माता दीन की माँ उम्र में सबसे बड़ी थी। कहा, दोष किसी का नहीं, अब चुप हो जा। एक गांव का रहना आज बैर कल मेल। जो कुआं फांदेगा वह आप गिरेगा।
उनकी बात ही अब क्या है, गांव से जब जाएं वे कहते हैं नीघस है, नहीं तो आज निकल जाते। चलई की पत्नी बोली, पहले कलकत्ता रहे फिर कानपुर, जब रुपया चुका तब गांव आए, अभी 1.5 बरस भी तो नहीं हुआ। हजारी की अम्मा बोली, गांव में किसी से पहले भी मेल न रखती थी। मन्नी की स्त्री ने कहा, परदेश की ठसक थी। शीतल की श्रीमती बोली, अब सब धो गई, कानपुर के घर कहते हैं कि बिक गए, उन्हीं के रुपए से रहती थी किराए के मकान में। बुरुदीन की स्त्री ने धार्मिक स्वर में कहा, अब ये घर भी बेचें। बेनी की स्त्री ने सहयोग किया, घर घर है, घर में तो पशु भी नहीं रह सकता। माता दीन की माँ ने नीति कही, रामचंद्र कहीं कहते थे कि गांव छोड़ देंगे। मन्नी की स्त्री ने कहा, नेरू सुनती रही, इन्हें प्रशमित करना और इनकी जान लेना एक ही मानी रखते हैं। उसने निश्चय किया, चुपचाप बैठी रही। उसके आने के समय रामचंद्र की माँ न थी, वह समझी। सुरेश ने यद्यपि जाने के लिए कहला भेजा था, फिर भी अब मिलने के लिए जाना उसे आत्मसम्मान के खिलाफ मालूम देने लगा। बैठी हुई निश्चय करने लगी, क्या करे। नीली ने लौटकर भाई से हुई सब बातें बता दी थी। नीरू भी समझ चुकी थी। बड़ी लाज लगने लगी, रामचंद्र की माँ स्वयं मिलने न आएंगी। उसने सोचा कि अगर आना होता तो उसे न बुला भेजती, और वह न जाएगी तो कितना बुरा होगा। 30 थियों के चलने का समय हुआ। शाम हो गई। प्रसन्न मुख नीरू उठकर द्वार के पास खड़ी हुई और चलती हुई देवियों को पान देकर नमस्कार करके विदा किया। दूसरे दिन नीरू ने कई मर्तबे कुमार के घर जाने की इच्छा की, पर उधर चलते पैर ही न उठे। सुरेश के मन में जो भाव पैदा हो गया है, उससे अधिक लज्जास्पद उसके लिए दूसरा नहीं। चाहते हुए जैसे उसकी संपूर्ण शोभा चली जाएगी, जिसे लेकर बहन की तरह सिर ऊंचा कर वह सुरेश के सामने खड़ी होती है। नीरू अपनी शोभा न छोड़ सकी। वह उसी की रक्षा के सौरमंडल में तैयार हुई है। उसकी पहले वह शोभा है, फिर और कुछ। उसके साथ उसका अछेद्य संबंध है। भाई से जाने के लिए कहने में उसे साफ इनकार के तार बजते हुए सुन पड़े। उन्होंने जैसे उसकी इच्छा का विचार कर वैसा कहा हो। जो कुछ भी हो, नीरू के दादा हैं। वह स्नेह में पली है, स्नेह न तोड़ सकी। साथ ही मनुष्यता का भी विचार आया। कुमार की माँ क्या सोचेंगी। उन पर जो बर्ताव गांव वाले कर रहे हैं, वह किसी बुद्धिमती द्वारा समर्थन न पा सकेंगे। जमींदार के धर्म का पालन करते हुए उसके दादा ने एक प्रकार कुमार का सर्वस्व हर लिया है, जितने से वे उस गांव के बाशिंदा रह सकते। पुनः उनके साथ उनके जैसे सुधरे हुए विद्वान के साथ विद्या भाव का सहयोग नहीं किया। एक जमींदार होकर सामाजिक मामलों में उनका बाजू नहीं बचाया, बल्कि अपना ही स्वार्थ देखा है, जो वास्तव में नीरू का है। अपने घर तथा समाज की आज्ञा और मर्यादा के अनुसार उसे भी एक प्रकार कुमार के कानपुर वाले मकानों के लिए यामिनी बाबू को कर्ज लेकर रुपया देना होगा। मामा छल करने पर भी छल नहीं कर सकते, और यह इतना सा अर्थ लेकर वह उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यह उनके कार्यों का पुरस्कार भी नहीं ठहरता। अस्तु इस प्रकार उसे भी विरोध करना होगा। कुमार को वह मदद नहीं पहुंचा सकती। रामचंद्र को उसने खर्च देने के लिए कहा है। मुमकिन अब उसकी माँ खर्च लेना मंजूर न करे। सोचती हुई नीरू जब जब आवेश में आई, चलने को तैयार हुई, पर दूसरे ही क्षण लौटने पर उसका कैसा भाव होगा, सोचकर लज्जित हो गई। जो नीरू कभी कभी इसके कवल से मुक्ति पाने की सोचती थी, वह दूसरा खाली मकान देखकर भी न जा सकी। वह अपनी ही इच्छा से नहीं जा सकती। लजाकर मुरझाकर असभ्य व्यवहार के कारण मन में मर कर रह गई। नीली की इच्छा जाने की थी। उसने याद दिलाई और कहा कि दादा ने अंत में जाने की राय दी है। पर नीरू ने कहा, जहाँ गांव वाले नहीं जाते वहाँ मेरा भी जाना ठीक नहीं। पहले मुझे मालूम नहीं था। इतना कहकर नीली को भी जाने के लिए न कह सकी। नीली ने भी सोचा कि वहाँ उसका जाना ठीक नहीं। ऐसा सिर्फ अपनी पराधीनता का विचार कर सोचा। मन से वह दीदी का विरोध किए रही। कारण कुमार बाबू की माँ से ज्यादा भली और स्नेह वाली महिला उस गांव में कोई है, यह वह न मान सकी। उस रोज नीरू टहलने न निकली। नीली भी कहीं न गई। सुरेश बाबू पते पर थे कि नीरू क्या करती है। उसके न निकलने से खुश होकर बोले, आज रामचंद्र की माँ ने तुम्हें बुलाया था, अच्छा हुआ तुम नहीं गई। उनके यहाँ जाने पर दूसरी भी तुम्हें बुलाती और न जाने से अच्छा न होता। जमींदारी करने पर प्रतिष्ठा का विचार रखना पड़ता है। अभी तुम समझती नहीं। रामचंद्र की माँ भी तुम्हारे यहाँ आ सकती हैं, पर वे आवेंगी नहीं। वे इसका विचार रखती हैं, पर ना आए। तुम बुलाना भी मत, नहीं तो अपमान होगा अगर वे ना आई। हम सिपाही से कहला भेजेंगे कि रामचंद्र को आज्ञानुसार 20 रुपए महीने भेज देंगे। भाई की बात सुनकर नीरू ने कुछ न कहा। सुरेश बाहर से गंभीर और मन से खुश होकर चले गए। देवी सावित्री ने नीरू के लिए अच्छा अच्छा जलपान सुबह 5 बजे उठकर बंगाली पसंद के अनुसार मुलायम मुलायम सूरज खुलते खुलते बना रखा।
और स्नेह के हृदय और आदर की दृष्टि से प्रतीक्षा करती रहीं। धीरे धीरे 10 बज गए। 11 बजे नीरू न आई। तब हताश होकर जलपान रामचंद्र को देकर पहले एक चिट्ठी लिखी, फिर तीसरे पहर भोजन बनाया। रामचंद्र जलपान कर चिट्ठी डाक खाने छोड़ने गया। देवी सावित्री के मन में अनेक प्रकार के भाव आए। उन्होंने नीरू को स्नेहवश होकर बुलाया था। वह जमींदार की लड़की या स्वयं जमींदार है, यह सोचकर नहीं, पर वह नहीं आई तो क्या रामचंद्र के लिए उसने कल जो कुछ कहा है, उसे सहायता देने की जो उदारता दिखाई है, वह इसलिए कि रामचंद्र एक गरीब विद्यार्थी है और वह उस पर दया करने वाली उसके गांव की मालकिन, क्या इसी दया भाव के कारण फिर उसके मकान पर आमंत्रित होकर जाना उसने उचित नहीं समझा? मुमकिन उसके भाई ने उसे रोका हो, अथवा गांव की हवा देखकर उसके अनुकूल रहना ही उसने युक्ति युक्त समझा हो, पर उन्होंने केवल स्नेहवश उसे बुलाया था। वे धीर महिला थीं। इधर दुख का पहाड़ उन पर टूटा था। धैर्य से वे उसे संभाले हुई थीं, जब तक वह प्राकृतिक नियम से पूर्ववत हट न जाए। कुमार की इच्छा के अनुसार उसे विलायत भेजने के लिए उन्होंने स्वयं पति से आग्रह किया था। धन का मोह छोड़कर मकान रहन कर देने के लिए कहा था। फिर परिस्थिति के उत्तरोत्तर बिगड़ते रहने से लेकर पति के स्वर्गवास तक का वज्र प्रहार धीरता पूर्वक सहन किया था। पुत्र की भविष्य आशा में गांव वालों के भी असह्य लांछन नतमस्तक होकर धारण किए थे। वैसी दीनता में भी मलिकवा की माँ का भरण पोषण कर रही थी। कभी पानी नहीं भरा, पर ऐसे अपमान के साथ गांव से बाहर जाकर पानी भर लाना भी उन्होंने स्वीकार किया। कुमार की इच्छा पूरी हुई, पर वह स्थितिशील नहीं हो रहा। इसका असह्य ताप भी उन्होंने शांत होकर धारण किया। रामचंद्र पर इस परिस्थिति का बुरा प्रभाव न पड़े, इसके लिए माँ की तरह उसे पहला ही स्नेह देती रहीं। उसे बराबर गांव तथा देश की मनोवृत्ति की समुचित धारणा कराती रहीं, पर अब उनके लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया। नीली को उन्होंने बुद्धिमती सोचा था और उनकी स्थिति नीरू को मालूम होने पर नीरू शिक्षित बंगाली बालिका होकर भी उनके प्रति सहानुभूति न रखेगी, यह वे नहीं सोच सकें। यही उनके लिए बर्दाश्त से बाहर हुआ। इसी समय मलिकवा की माँ आई और कहा कि कल बिटिया भाग गई थी। उसका दुख सुनकर चली गईं। कुछ न बोली। गांव वाले अब इस उपाय में लगे हैं कि खेत वाले कुएं से पानी भरना बंद करा दें, और कल गांव की औरतें डेरे पर बिटिया से मिलने गई थीं। बरमम भोज की खबर है। कुमार की मां धैर्य से सुनती रहीं।